ओह, अभी तक उठे भी नहीं, हमें देरी हो रही है। अपनी प्यार भरी नजरों से सहलाते हुए ऋचा ने अपने पति श्लोक को झकझोरकर उठाते हुए कहा। प्रत्युत्तर में श्लोक ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया तो वह निहाल हो उठी। श्लोक के प्रगाढ़ बंधन में बंधने को उसका आतुर मन स्वतंत्र होने की असफल चेष्टा में और बनता रहा। उसके भीगे बालों में अटकी पानी की बूंद मोती बनकर श्लोक के तन पर बिखर रही थी। ऋचा ने आज भरपूर सिंदूर से अपनी मांग सजाई थी, जिसकी लाली श्लोक की छाती को रंगे जा रही थी। श्लोक की आगोश में सिमटी 33 वर्षीय ऋचा किसी नवयौवना की तरह सिहर रही थी। युगों तक वह अपने पति की आगोश में यूं ही बंधी रहे, उसका रोम रोम गुनगुना रहा था। शादी के 4 हफ्ते हो रहे थे, पर उसका तन मन अभी तक प्यासा सावन ही बना हुआ था। श्लोक से जुड़ने से पहले जीवन के सूने जलते रेगिस्तान में नंगे पैर अकेली ही तो वह दौड़ रही थी। चारों ओर फैली खामोशियों एवं वर्षों की तन्हाइयों से जूझती हुई वह टूटकर बिखरने ही वाली थी कि श्लोक की सबल बाहों ने उसे थाम लिया। ऋचा का बावरा मन एक और प्रीत के लहराते समंदर में डूब रहा था, वहीं उसके अंतर्मन में अतीत के चक्रवाती झंझावत भी चल रहे थे। 10 साल पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान मम्मी पापा को खोने के बाद भारत कहाँ जा पाई। पापा की सारी संपत्ति के मालिक उसके चाचा थे। 2 हफ्ते बाद श्लोक से वह शादी कर रही है, इसकी सूचना अपने चाचा को दे दी थी। उनके लाख समझाने के बावजूद भारत आकर शादी करने के लिए वह तैयार नहीं हुई। शादी वाले दिन अपने गिनती के दोस्तों के साथ गणपति मंदिर के लिए वह प्रस्थान करने ही वाली थी कि नाना प्रकार के तामझाम के साथ उसके चाचा भारत से भागते हुए आए तो मम्मी पापा को याद कर उसकी आंखें बरस पड़ी थी। फिर शादी की सारी रस्मों को उन्होंने सहर्ष निभाया। जाते समय भारत की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर जो एक्सचेंज लाए थे, श्लोक को आशीर्वाद के रूप में थमा गए। हनीमून के लिए वे स्विट्जरलैंड गए। वहां की खूबसूरत वादियों का दोनों ने खूब आनंद उठाया। वहां से आने के बाद आज हफ्ते भर बाद भी उनके प्यार की खुमारी अभी तक उतरी नहीं थी। न्यूयॉर्क घूमने का आज उनका प्रोग्राम था और श्लोक को बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। मिलन के ऐसे पल कितने मादक होते हैं, उसे इसका एहसास कहाँ था। श्लोक के प्यार ने उस पर अपनी चांदनी क्या बिखेरी, वह समंदर बनकर ही उमड़ पड़ी। ऐसे भी जीवन में उसे जो कुछ भी प्यारा लगा, वक्त उससे आज तक छीनता ही तो रहा है। बचपन में अपने से 10 साल छोटे भाई को उसकी नन्ही माँ बनकर प्यार किया। एक दिन की बीमारी में ही वह छोड़ गया तो उसका नन्हा सा मन कितना टूटा था। इस आघात को भूलने में उसे वर्षों लगे थे। भाई की मृत्यु के बाद बुरी तरह से टूटे मम्मी पापा के जीवन का आसरा वही बनी। समय के साथ खेल खेल में ही जब वह फिजिक्स और मैथ के कठिन प्रश्नों को हल करने लगी तो उसकी अद्भुत प्रतिभा को देख सभी दंग रह गए। स्कूल के सारे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान लेकर जब वो आईआईटी कानपुर गई तो मम्मी पापा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। जिस स्थान पर आज तक लड़के ही विराजते रहे, उस पर अपना आधिपत्य जमाकर उसने सारे देश को चौंका दिया था। फिर बधाइयों का सिलसिला महीनों तक चलता रहा। आईआईटी कानपुर से निकलने के पहले ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका ने वीजा, लोन और हॉस्टल में रहने की व्यवस्था करके उसकी प्रतिभा और उपलब्धियों को गगनचुम्बी बना दिया। ऋचा ने भी उनके किए का मान रखने में कोताही न बरती। इन 6 सालों में न जाने कितनों ने उसकी राहों में आंखें बिछाई, उसे थामने के लिए कितने हाथ बढ़े, पर वह इन सब से बेखबर किसी दूसरे देश में अपने देश का नाम रोशन करती रही। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से निकलने के पूर्व ही दुनिया की सबसे नामी कंपनी ने बहुत ऊंचे पद पर उसकी बहाली करते हुए उसके वीजा आदि का प्रबंध हाथों हाथ कर दिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में उसके मम्मी पापा आने वाले थे, टिकट भी बन चुका था। 2 साल की लंबी अवधि के बाद उन दोनों से मिलने की आकांक्षा में बड़ी बेसब्री के साथ दिन बीत रहे थे कि उन दोनों की असमय मौत की सूचना बिजली बनकर गिरी। बर्फ के प्रचंड तूफान ने न जाने उनके हल्के फुल्के शरीर को हजारों फीट नीचे किसी घाटी में फेंक दिया था कि उनके मृत शरीर भी नहीं मिल सके।
बड़े ही बुझे मन से वह भारत गई और मृत्यु के बाद सभी विधियों को पूरा करके वापस लौट आई। उस नाजुक दौर में वेद का उसके जीवन में आना किसी दैविक चमत्कार से कम नहीं था। उसकी बाहों में लिपटकर मम्मी पापा की मृत्यु की असहनीय वेदना को भूलने की कोशिश करती रही। सारे रिश्तों का पर्याय बना वेद हर प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे संभालता रहा। कितना टूटकर प्यार किया था दोनों ने एक दूसरे को। प्रीत की इंद्रधनुषीय कायनात फूलों और परियों की नगरी न्यूयॉर्क की जमीन पर उतर आए थे। चलो आज ही किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं, वेद का ऐसा कहना उसे कितना रोमांचित करके रख देता था। तब उससे एकाकार होने के लिए वह कितनी लालायित हो उठती थी। पर दूसरे ही पल वेद के संपूर्ण व्यक्तित्व पर उतर आई दैविक आभा से वह घुंघरुओं की तरह खनक कर रह जाती। उसे क्या पता था कि एक बार फिर से नियति अपनी कुटिल चाल से उसके बन रहे घरौंदे को तहस नहस करने का कुचक्र रच रही है। उसके लिए तो कोई बंधन नहीं था, लेकिन वेद को अपने परिवार की सहमति लेने भारत जाना था। फिर ऋचा की जिद की शादी वह न्यूयॉर्क में ही करेगी। विगत के दर्द के फिर से उभरने के डर से वह भारत जाना नहीं चाहती थी। प्रीत के हजारों रंग में रंग कर अपने वेद की परिणीता बनने की चाहत को वह इसी दूसरे देश की जमी पर जीना चाहती थी, जिसमें दुख दर्द का एक नन्हा झरोखा भी उसे स्वीकार नहीं। वेद ने भी उसके कहने का मान रखा और अपनी माँ को मनाने के लिए अकेले ही भारत जाने के लिए निकल पड़ा। भावुक मन से ऋचा ने वेद को विदाई दी। मात्र एक हफ्ते के लिए भारत गया वेद। जब हफ्तों नहीं लौटा तो वह बुरी तरह तड़प उठी। भावावेश में आकर हडसन नदी में कूदकर प्राणांत कर लेना चाहा, लेकिन पुलिस की नजरों में आ जाने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। बाद में न्यूयॉर्क में रह रहे उसी के समाज के द्वारा उसे ज्ञात हुआ कि अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए वेद को उनके बचपन की सहेली की बेटी रत्ना से शादी करनी पड़ी। कुछ कहने सुनने का समय नहीं बचा था। इधर उसने रत्ना के गले में मंगलसूत्र बांधा और उधर उसकी माँ ने अंतिम सांसें ले ली। ऋचा को खोकर वेद भी कहाँ जीवित रह गया था। ऋचा का सामना वह किसी भी हालत में नहीं करना चाहता था। न्यूयॉर्क की नौकरी छोड़ने की सारी औपचारिकता को उसने भारत से ही निभाया। वेद भारत से ही ऋचा की पल पल की गतिविधियों की जानकारी लेता रहा। समय के साथ जख्म कुछ हल्के हुए तो ऋचा को नियति और अपनी मजबूरियों का वास्ता देते हुए समझाकर नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करता। उसके बिखरे जीवन को अपनी बेशुमार चाहतों की संजीवनी बूटी से संवारता। उसकी मृत जिज्ञासा को जीवित करने की कोशिश करता। अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम साथ जी लेंगे किसी भी हालात में। मुझे अपना वेद चाहिए, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना मैं वेद। ऋचा की जिद वेद को पिघलाकर रख देती। वह अपनी असमर्थता पर रोकर रह जाता। घबराकर उसने ऋचा से बात करना बंद कर दिया। समय के साथ ऋचा भी अपनी कठोर नियति से समझौता कर जीने का प्रयास करती रही, लेकिन प्यार में मिला दर्द और अकेलापन उसे टीसता रहा। जिस बैंक में श्लोक काम करता था, उस बैंक में कंपनी के काम से ऋचा को लगातार हफ्तों जाना पड़ा। श्लोक की शैक्षणिक योग्यता और कार्यकुशलता पर वह मुग्ध हो गई। एक बार फिर से उसका दिल धड़क उठा किसी की चाहत में और वह उसे पाने के लिए बेकरार हो उठी। श्लोक के कदम आगे बढ़े कि ऋचा ने उसके प्यार को समेट लिया। ऋचा के इस निर्णय पर वेद बहुत खुश हुआ। ऋचा के प्रति स्वयं से हुए अन्याय की आत्मग्लानि से अब वह मुक्त था। श्लोक भी उससे कहीं छिन ना जाए, ऐसा सोचते ही ऋचा का सर्वांग कांप उठा। घबराकर उसने श्लोक को बाहों में भर लिया। अतीत के झरोखे खुलकर ऋचा को और संतप्त करते उसके पहले ही श्लोक उसे बाहों में लिए उठ खड़ा हुआ। झटपट तैयार होकर वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे निकल गए। यूं तो न्यूयॉर्क उसके लिए कोई नया शहर नहीं था। वेद के साथ उसके चप्पे चप्पे को वह देख चुकी थी, मगर आज श्लोक के साथ इस जादुई नगरी का लुत्फ उठाने की बात कुछ और ही थी। दोनों एक दूसरे में समाये हडसन नदी के किनारे चलते रहे। टाइम स्क्वायर के रंगीन नजारों को निहारते हुए वे रॉकफेलर सेंटर पहुंच गए। वहां से खुली बस में सवार होकर न्यूयॉर्क के दर्शनीय स्थानों के लिए निकल पड़े। ऋचा मस्त होकर सभी को निहार रही थी। सारे दर्शनीय स्थल आज उसे अतिरेक आनंद की अनुभूति दे रहे थे। श्लोक भी अपनी नवपरिणीता के इस नए रूप पर मुग्ध था। एक पल के लिए भी वह ऋचा को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दे रहा था।
सारे दिन अपनी बाहों में उसे बांधे घूमता रहा। घूमकर जब वे दोनों रॉकफेलर सेंटर में उतरे तो शाम का रेशमी अंधेरा रोशनी में नहा रहा था। इधर घूमने के बाद डिनर के लिए वे उत्सव रेस्टोरेंट की ओर जा ही रहे थे कि रिचा का बोस्टन का सहपाठी सैम टकरा गया, जिसके चंद बोल उसकी खुशियों पर उल्कापाती कर गए। हाय हनी, वेयर इज वेद? फिर श्लोक की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, न्यू फ्रेंड? आगे सैम कुछ और कहता कि उसके पहले ही वह बोल पड़ी, माय हस्बैंड श्लोक। और सैम को वहीं हतप्रत छोड़कर श्लोक का हाथ थामे वह आगे बढ़ गई। श्लोक को अनमना सा देख रिचा का दिन भर का उत्साह जाता रहा। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद भी श्लोक की उदासियां कम नहीं हुई। सारा खाना उसी के पसंद का था, लेकिन खाने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। खोया खोया सा वह रेस्टोरेंट की खिड़की के नीचे थिएटर से निकलते लोगों को देखता रहा तो रिचा तड़प उठी। उसकी व्याकुलता सिसकियां बनकर उसके व्यथित होठों पर तैर गईं। फिर फेर में तुमने मुझे डाल दिया वेद। कहाँ मेरे चेहरे पर मामूली से शिकन तुम्हें गवारा नहीं थी? पल भर में सोख लेते थे मेरे अंतर के सारे गीलेपन को। श्लोक को संदेह के भंवर से मैं कैसे बाहर निकालूं? आज फिर एक बार उलझन से घिर गई हूँ। मैं तो तुम्हारी यादों के साथ ही खुश थी। मन ही मन बुदबुदाते हुए रिचा टूटकर बिखर रही थी। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद श्लोक का हाथ थामे रेस्टोरेंट के अहाते में फव्वारे के पास बने पत्थर के चबूतरे पर जाकर बैठ गई और अपने और वेद के बीच के रिश्ते की सारी सच्चाई उसे बता गई। किस तरह अपने मम्मी पापा को एक साथ खोकर इस पराये देश में उसका अकेला होना, जीने की सारी इच्छाओं का मृतवत हो जाना, वेद के प्यार का सावन बनकर बरसकर उसके जीवन के ताप को हरना, अंधेरी रातों में आकाश दीप बनकर उसके पथ का प्रदर्शन कर सुगम बनाना आदि। आंतरिक पलों में कभी कमजोर पड़कर उसने अपने संपूर्ण अस्तित्व को वेद में समा देना चाहा तो अपनी सारी ममता उड़ेल कर वह उसे सहला दिया करता था। वेद तो सधा हुआ योगी था, जिसमें धरती जैसा धैर्य और आकाश जैसा विस्तार था। कहीं से कोई कलुषता नहीं। उसके इसी ऋषि मुनि तपस्वी जैसे एकाग्रता ने ही तो उसे बांध रखा था। मेरे जीवन की देहरी पर देव का उतरना मानो सपनों के सावन का ठहर जाना था। सांसों में जैसे खुशबू का मौसम ही समा गया हो। दिन तितलियां बनकर उड़ते थे, मैं बावरी बनी इतरा उठी थी। अपने सुख सौभाग्य पर किसे भूलती है वह पहली दस्तक, वो पहली आहट, वो पहला प्यार जो शीत की स्याह रातों में मिला हो। बिखरी प्रीति की केसर गंध को भूल पाना कहीं से भी आसान नहीं होता है श्लोक। जानते हो श्लोक, जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में हो जाती हैं। घोर पीड़ा की शुरुआत सदा रहस्यपूर्ण होती है, पर उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है। उसका अंकुर कब कहाँ कैसे फूटता है पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए परिस्थितियां हमें चौकन्ना होने नहीं देती। ऐसे तो दुख तमाम जीवनदायिनी शक्तियों का केंद्र है। जीवन में यह नहीं हो तो जीवन के औचित्य पर ही प्रश्न खड़ा हो जाए। यही दुख जीवन से विमुख करने वाली तमाम शक्तियों का भी मूल कारण है। जीवन में केंद्र से परिधि और परिधि से केंद्र की ओर व्याप्तम सभी शक्तियां दुख के अनंत सागर में चक्कर लगाती सी दिखती हैं और हम सभी इसी व्यू में फंसे हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि दुख सबको मांझता है। कहते हैं जब दुख से भर जाओ तो अपने दिल की गहराइयों में उतर कर देखो, शायद उल्लास का कारण वही हो जिसके लिए तुम रो रहे थे। वही उल्लास बनकर वेद मेरे जीवन में अवतरित हुआ था। वेद की परिणीता बनने के लिए मुझे मंगलसूत्र और सिंदूर की कोई आवश्यकता नहीं थी। कितना अपार था उसका प्रेम, शब्दों में तो उसे कभी बांध ही नहीं पाई। फिर जीवन में उसे कहाँ और कैसे बांध पाती? वैसे जैसे व्यक्ति की आराधना की जाती है। श्लोक, इन सच्चाइयों के साथ अगर मैं तुम्हें स्वीकृत हूँ तो ठीक है, वरना तुम मेरे सारे बंधनों से आजाद हो। कहते हुए आज भी उसके जीवन में हर रिश्ते का पर्याय देव ही है। संशय की नींव पर खड़ी रिश्ते की यह इमारत उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कहते हुए अंतर की सारी वेदनाएं उसकी पलकों पर घनीभूत होकर बरसने ही वाली थी कि झटके के साथ उठकर अपने दृढ़ कदमों के साथ सड़क के पार की भीड़ में खो गई। उसे आज इस बात का बड़ा संतोष था कि श्लोक उसके जीवन के कटु पर मधुर सत्य से अवगत हो चुका है, जिसे उसने कितनी बार हिम्मत करके उसे कहना चाहा था।
लेकिन उसे खो देने के डर से कह नहीं पाई थी। संत पैट्रिक चर्च में जाकर मोमबत्तियां जलाई। आज के दिन की आखिरी मंजिल यही चर्च था, जहां डिनर के बाद श्लोक के साथ आने वाली थी। हर दिन के भय के सलीब को वहीं पर छोड़ हल्की फुल्की होकर वह वहां से निकल गई। अनबनी होकर टाइम्स नायर की चौगाचौंध में सड़कों पर इधर उधर घूमती रही। उसके अंतर्मन के अंधेरे जब वहां की चमचमाती रोशनी को झेल नहीं पाए तो वह रॉकफेलर सेंटर में आ गई। फूलों की झाड़ियों के ओट में बनी पत्थर की उसी बेंच पर जा बैठी जहां वह अक्सर वेद के साथ बैठा करती थी। यह और बात थी कि आज उसकी पीठ पर फिसलने के लिए वेद का प्यार भरा हाथ नहीं था। फिर भी कस्तूरी मृग की तरह उसकी खुशबू, उसकी मौजूदगी को वह महसूस कर रही थी। आंखों से सावन भादौ भी बरस रहा था। अचानक अपनी पीठ पर किसी का स्पर्श पाकर उसने सिर उठाया तो श्लोक को अपने बगल में बैठे देख चौंक गई। कहाँ मुझे छोड़कर यूं अकेली चली आई? तुम्हारे और वेद के रिश्ते की सारी सच्चाई का पता मुझे था। वेद ही ने तो बताया था। जब मेरे मन में किसी प्रकार का संशय ही नहीं था तो मैं तुमसे उसकी तहकीकात क्या करता? रिश्तों के अवलोकन में वेद जिस ऊंचाई पर आसीन है वहां मैं पहुंच ही नहीं सकता ऋचा। दुख इसी बात का है कि इधर तुम जैसी जीवन संगनी पाकर मैं निहाल हूँ, पर वेद को क्या मिला? कितनी खामोशी से नीलकंठ बनकर सबके जीवन का हलाहल पी रहा है। तुम्हारे प्रति उसके निश्चल प्यार का प्रतिदान बनकर ही तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। कुछ नहीं हूँ मैं सिवाय वेद के प्रति तुम्हारे प्यार का प्रतिदान के, या यूं कहो तुम दोनों के पावन रिश्ते का प्रतिदान ही तो हूँ मैं। वेद में अगर ऋचाएं हैं तो कहीं न कहीं श्लोक भी अवश्य ही होगा। हम दोनों के प्यार का प्रतीक ही तो वेद है। अगले महीने ही वेद का आशीर्वाद लेने हम दोनों भारत जाएंगे। कितना चकित व खुश होगा वह अचानक हमें यूं आया देखकर। कहते हुए ऋचा की आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेटते हुए श्लोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो फिर ऋचा भी रुक नहीं सकी, सारे गिले शिकवे भूलकर श्लोक की बाहों में समा गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।